हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज में। आज हम बात करने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ द सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। हमने अपने पिछले वीडियो में सिंपल सेंटेंस को दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसके बारे में पढ़ लिया है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे आके पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप हमारा जो पिछले वाला वीडियो है, जो पीछे के वीडियोज़ हैं सिंथेसिस के बारे में, सिंथेसिस ऑफ द सिंपल सेंटेंस के बारे में, आप पहले जाकर उनको देखिए। उसके बाद में इस वीडियो में आए, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आप यही वीडियो देखेंगे तो फिर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला है कि सिंथेसिस होता क्या है। अब अपन बात कर लेते हैं सिंथेसिस ऑफ द सिंपल सेंटेंस को और किस तरीके से बनाते हैं। हमने काफ़ी तरीके हैं वो अपने पिछले वीडियोज़ में पढ़ लिए हैं। अब बात करते हैं आगे की। तो अपने टॉपिक का नाम है सिंथेसिस। सिंथेसिस। अब बात करते हैं कि सिंथेसिस है उसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन। तो सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। अब अपन ने बात कर ली थी कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। अब आप कहोगे सर कि टेंस में जो सिंपल सेंटेंस होता है वही सिंपल सेंटेंस होता है, तो ये आपकी गलत फहमी है। सिंथेसिस में अपने पास सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक ही कर्ता आए और एक ही वर्ब आए, उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब ये आप कहोगे कि जो इंटेरोगेटिव वाक्य है तो क्या वो सिंपल सेंटेंस हो सकता है सिंथेसिस में? बिल्कुल हो सकता है। अपने पास ये एग्जांपल अपन आगे समझाएंगे, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल अपन पढ़ रहे हैं सिंथेसिस ऑफ द सिंपल सेंटेंस, तो वो समझा देते हैं। अब इसके बाद में अपन बात करें तो अपने पास सिंपल सेंटेंस और किस तरीके से बनेगा, यूजिंग इन्फिनिटिव वर्ब। यूजिंग इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग करते हुए, यानी इन्फिनिटिव क्रिया का प्रयोग करते हुए, इन्फिनिटिव क्रिया का प्रयोग करते हुए दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाना। यानी कहने का मतलब है अपने पास इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग करते हुए अपने पास दो वाक्य को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन्फिनिटिव वर्ब क्या होती है। तो इन्फिनिटिव जो वर्ब होती है, इन्फिनिटिव वर्ब ये क्या होती है और क्या काम करती है, तो मैं अभी एक बार थोड़ा सा एग्जांपल समझा देता हूं इसके बारे में। जो इन्फिनिटिव वर्ब होती है ये अपने पास टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ये तो होती है विथ टू इन्फिनिटिव। इसको क्या कहते हैं, विथ टू इन्फिनिटिव। यानी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो वो होती है टू इन्फिनिटिव। एक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव ये होती है अपने पास केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, इसको कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। अब आप कहोगे कि सर इनका प्रयोग कहां पे होता है, तो ये एक बात ध्यान में रखना, ये जो इन्फिनिटिव होती है ये हमेशा नाउन का कार्य करती है। नाउन का कार्य करती है। अब ये कैसे करती है, इसका मतलब है या तो ये सब्जेक्ट होगी या ऑब्जेक्ट होगी। यानी नाउन जितने काम करती है वहां पे अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कॉम्प्लीमेंट है, इसके अलावा ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशनल फ्रेज है, वहां पे सभी पे ये काम कर सकती है। तो सीधी सी बात यह है कि जब अपने पास कोई वर्ब, चाहे वो बेयर इन्फिनिटिव हो चाहे वो टू इन्फिनिटिव हो, जब वो कर्ता का काम करती है, ऑब्जेक्ट का काम करती है, यानी नाउन का कार्य करती है, तो वो अपने पास इन्फिनिटिव वर्ब होती है। अब इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हुए अपन दो वाक्य कैसे बनाएंगे तो ये बता देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताएंगे तब आपको आसानी से समझ में आएगा। अब एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं
एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कि बहुत ही आसान है सर, अगर इतना आसान तरीका तो कहाँ से पहले क्यों नहीं सीखा। तो पहले आप इस वीडियो पे नहीं आए थे ना, इसलिए आप कहोगे अपनी बातें हाँक रहे हो आप। तो क्या है कि करनी पड़ती है ऐसी बातें। अब हम एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे ही इज वर्किंग हार्ड, he wants to clear exam। अब इस वाक्य को आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये वाक्य पॉजिटिव है और ये वाक्य, इन्फिनेटिव का प्रयोग कहां पे होता है कि ये उद्देश्यात्मक होती है भाई, एक पर्पज होता है इसमें, एक क्या होता है, पर्पज होता है कि आप क्यों काम कर रहे हो, पर्पज होता है, उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपन क्या करते हैं, इन्फिनेटिव से दो वाक्य जोड़ते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे कैसे करना है ये वाक्य। तो इन दोनों वाक्यों को आपको ध्यान में रखना है कि कर्ता एक है। कैसे करोगे, ही इज वर्किंग हार्ड। अब बाद वाले वाक्य की आपको क्या लेनी है, वर्ब लेनी है, नहीं सॉरी ये नहीं लेनी है, इन्फिनेटिव लेनी है कि वो क्या चाहता है, टू क्लियर द एग्जाम, यानी अपने पास पर्पज ये रहा, वह अपने पास क्या करता है, कठिन मेहनत करता है। तो आप कठिन मेहनत क्यों कर रहे हैं, टू क्लियर द एग्जाम। तो आपको इसमें जो इन्फिनेटिव आई है, ये रही इन्फिनेटिव, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये रही, ये है कि नहीं है, ये है तो अपनी इसको लिख देंगे टू क्लियर, और इसके बाद में जो बच गया वो लिख देंगे और वाक्य हो गया कंप्लीट। अब इतना आसान तरीका आप समझ जाओगे कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई आगे वाले वाक्य में, तो वो इन्फिनेटिव वर्ब होती है। इस वाक्य को ऐसे ही आपको कंप्लीट करना है। और विथ इन्फिनेटिव जो अपने पास टू इन्फिनेटिव होती है, ये रही वो टू इन्फिनेटिव, और यहाँ पे अपने पास आप कहोगे सर यहाँ पे क्या काम कर रही है, तो यहाँ पे अपने पास ही इज वर्किंग हार्ड टू क्लियर, यानी स्पष्ट करने के लिए, पास करने के लिए। तो यहाँ पे ये नाउन का काम कर रही है और ये अपने पास हो गया इसका ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाक्य की, कैसे, जैसे ही गोज ऑन ए वॉक डेली। एक एग्जाम्पल लिख दिया, अब वो रोजाना वॉक पे जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, ही wants to join army। ये वाक्य हो गया। अब आपको बाद वाले वाक्य में क्या देखनी है, टू इन्फिनेटिव देखनी है, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखनी है। तो बस वाक्य कंप्लीट हो गया। आपको ये वाक्य कंप्लीट लिखना है, he goes on a walk। अब इसको छोड़ देंगे, टू join आर्मी। ये वाक्य हो गया आपका कंप्लीट विथ टू इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव से दो वाक्य को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। अब ये तो हो गया अपने पास कि वाक्य में, आगे वाले वाक्य में क्या होगी, टू प्लस इन्फिनेटिव दी हुई होगी। लेकिन अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है और उसके आगे दिया हुआ है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है, तब कैसे बनाएंगे, तो उसका आसान तरीका है कि आप टू और टू का प्रयोग करते हुए, तो इसमें ये टू इन्फिनेटिव आ जाती है ना, तो इसका प्रयोग करते हुए भी आप एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हो इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हुए। कैसे, वो मैं बता देता हूं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं अपन, एग्जाम्पल की बात करें तो उस एग्जाम्पल को कैसे बनाना है वो मैं बता देता हूं। एग्जाम्पल लिखा मैंने, ही इज वेरी वीक, he cannot win the race। अब अपन इस वाक्य को देखेंगे तो कैसे देखेंगे, जैसे अपने पास इस वाक्य में अपने पास क्या दिया हुआ है कि इस वाक्य में अपने पास कारण दिया हुआ है और इस वाक्य में क्या नहीं कर सकता है, ये आपको देखना है। अब ये जो पहले वाले वाक्य में या तो कोई एडजेक्टिव होगा या कोई एडवर्ब होगी, ये आपको देखना है। और इसके पहले टू और टू का प्रयोग करना है। ये एग्जाम्पल अपन कहाँ पे समझेंगे, जब अपन कंजक्शन बनाएंगे ना, तब भी आपको ये एग्जाम्पल बिल्कुल आसानी से समझाएंगे।
ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये एग्जाम्पल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये एग्जाम्पल बनाएंगे तो हो जाएगा अपने पास ही इज, इसको जो अपन है ना, ये अपने जो एडजेक्टिव के पहले जो एडवर्ब आया इसको हटा देंगे और इसकी जगह अपन टू लगा देंगे और वीक और टू लगा देंगे। ये देखो मैंने एडजेक्टिव के पहले टू और बाद में टू का प्रयोग कर दिया है और इसमें यहाँ पे ये नोट तक हटा देंगे और आगे ये सारा लिख देंगे तो हो जाएगा विन द रेस। ये हो गया आपका वाक्य कंप्लीट विथ जो नेगेटिव वाक्य होता है कि अपने पास वो ऐसा नहीं कर सकता है। जैसे मैं एक वाक्य और लिख देता हूं, सी इज ए डल स्टूडेंट, सी कैन नॉट गेट फर्स्ट डिवीजन। अब ये वाक्य आप जानते हो कि अपने पास एक डल बच्चा जो होता है वो अपने पास क्या नहीं प्राप्त कर सकता, फर्स्ट डिवीजन प्राप्त नहीं कर सकता है। तो टू का मतलब होता है कि इतनी अत्यधिक कमजोर है कि वो कर नहीं सकता है। तो मैं यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो ये रहा, तो क्या लिखूंगा, सी इज ए टू डल स्टूडेंट। ये लिख दिया मैंने, यहाँ पे ये लिख दिया, इसके बाद एक टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे तो टू, ये दोनों लिख दिया मैंने, यहाँ पे ये लिख दिया यहाँ पे और इसके बाद में गेट फर्स्ट डिवीजन। ये हो जाता आपका इन्फिनिटिव से वाक्य को चेंज करना, यानी दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हुए। ये वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट। अब आगे की बात करें तो आगे जब अपन पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे कि और सिंपल सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। और सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो अपने पास यूजिंग एडवर्बियल फ्रेज, यूजिंग एडवर्बियल यानी एडवर्ब का काम करे और वैसा फ्रेज अपन बनाएंगे तो उसके साथ आपको किसका प्रयोग करना है, पर दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं कि कैसे बनेंगे सिंपल सेंटेंस, यूजिंग एडवर्बियल फ्रेज। अब ये फ्रेज क्या होता है इसके बारे में अपने पास बहुत ही लंबा चौड़ा टॉपिक है तो इसमें समझाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। मैं एक एग्जांपल ऐसे ही बता देता हूँ। शब्दों का ऐसा समूह है जिसमें ना तो कर्ता होता है ना वर्ब होती है, लेकिन वो वाक्य का हिस्सा होता है, उसे अपन फ्रेज कहते हैं। तो एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है, तो एडवर्बियल फ्रेज को थोड़ा सा समझाएं तो एडवर्ब जो होती है, एडवर्ब जो होती है जो अपन टेंसेज में पढ़ी है, जो अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यानी एडवर्ब किसे कहते हैं, चलो मैं हिंदी में बता देता हूँ, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, अब इसके नाम से पता चल रहा है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी डेफिनेशन में अपनी परिभाषा बताऊं कि एडवर्ब की, तो नाउन और प्रोनाउन के अलावा, यानी नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर किसी भी शब्द की विशेषता बता देता है, वही शब्द अपने पास एडवर्ब होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता नहीं बता सकती एडवर्ब, बाकी सभी की विशेषता बता सकती है। ये मेरी परिभाषा है, आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे की बात करें तो क्रिया विशेषण का प्रयोग करते हुए कैसे अपन वाक्य को सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मैंने एक वाक्य लिख दिया यहाँ पे एडवर्बियल फ्रेज, जैसे ही कम्स लेट, एक सिंपल सा सेंटेंस 3 शब्दों का, और इट इज यूजुअल, बहुत ही आसान भाषा में लिखा है, 3 शब्द इसमें 3 शब्द इसमें। अब आप समझोगे कैसे करोगे, तो इस वाक्य को तो लेना ही लेना है, बस इसमें आपको इस जो शब्द होता है कि भाई अपन इसको एडवर्ब बना सकते हैं, उस शब्द को लेना है। ये एडवर्ब नहीं बन सकता, ये एडवर्ब नहीं बन सकता, तो बच गया क्या, यूजुअल। तो हम क्या करेंगे, ही कम्स लेट यूजुअली। अब फिर वही बात आ जाती है
कि इसमें मैंने डबल एल किया है, तो किस तरीके से किया है ये अपन समझाएंगे आप लोगों को। मैंने समझा भी दिया है पिछले वीडियो में। अगर ये टेंसेज में समझाई हुई बात है भाई, अगर आप समझना चाहो तो टेंस देखना, आप समझ जाओगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। माई फ्रेंड escaped in an accident। वाक्य लिख दिया कंप्लीट कि माई फ्रेंड escaped from in an accident। अब मैंने लिख दिया it was his fortunate। अब इसका अर्थ बताता हूं, उसके बाद आप समझ जाओगे कि मेरा दोस्त है वो एक एक्सीडेंट में बच गया भाई। अब ये क्या था उसका, ये उसका भाग्य था, ये भाग्य था उसका, इसलिए वो बच गया। अब अगर अपने पास ये भाग्य था तो अपने इसमें इसका प्रयोग एडवर्ब नहीं बना सकते, हेल्पिंग वर्ब एडवर्ब में चेंज होती नहीं है। ये अपने पास पॉजेसिव फर्स्ट हो गया तो क्या बच गया, भाग्य से, यानी फॉर्चुनेट शब्द को अपन कैसे बना सकते हैं जो एडवर्ब एडजेक्टिव होता है उसको अपन एडवर्ब बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो माय फ्रेंड escaped in an accident। अब इसको एडवर्ब बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, फॉर्चुनेटली। वाक्य हो गया कंप्लीट, फॉर्चुनेटली भाग्य से बच गया वो। तो ये अपने पास क्या हो जाते हैं, एडवर्ब का प्रयोग करते हुए, एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करते हुए या एडवर्ब का प्रयोग करते हुए अपन वाक्य को छोड़ देते हैं, वाक्य को सिंपल बना देते हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब इसके आगे और एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल्स तो वैसे अपने पास बहुत बड़े पड़े हैं, एग्जांपल्स करवाए भी जाएंगे आप लोगों को। जैसे ही अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाता है आप लोगों को अपन क्या देंगे कि एग्जांपल्स बताएंगे और उसके बाद में आप लोगों को बिल्कुल एग्जांपल्स लिखवाएंगे भी यहाँ पर, जो जिससे आप लोग घर पे तैयारी कर सको। आपको ध्यान में रखना है। जैसे सी goes on walk। अब अपने पास क्या करना है, एक वाक्य और लिख देता हूं, सी वॉक फास्ट। मैंने यहां पे 4 शब्द लिखे, यहां पे 3 शब्द लिखे। आप समझ जाओगे कि ये प्रोनाउन है, अपने पास इसका नहीं चेंज कर सकते, ये वर्ब है इसका नहीं चेंज कर सकते। तो अपने पास क्या बच गया, ये एडवर्ब है भाई, ये एडवर्ब है। इस एडवर्ब का प्रयोग करते हुए एडवर्बियल बनाएंगे। इसको कैसे बनाएंगे, तो जैसे सी गोज ऑन वॉक, अब एफ फास्टली, ये वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट। और इस तरीके से आपको एडवर्बियल फ्रेज यानी एडवर्ब को एडवर्बियल में चेंज करते हुए, फ्रेज में चेंज करते हुए आपको वाक्य कंप्लीट करना है। इस तरीके से अपन 2 वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि और किस तरीके से अपन सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो और जो तरीके होते हैं कि 2 वाक्यों को जोड़कर, 2 सिंपल वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, तो वो अपने पास आ जाता है कि नाउन फ्रेज का प्रयोग करते हुए। अब ये पूछोगे नाउन फ्रेज क्या होती है, तो वो मैं समझाऊंगा, अभी समझा देता हूँ और आगे भी समझाएंगे। जब अपन आगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे तब अपन बात कर लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल बात करते हैं कि नाउन फ्रेज का प्रयोग करते हुए, नाउन फ्रेज का प्रयोग करते हुए आप 2 वाक्यों को जोड़कर, 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हो। कैसे, तो नाउन फ्रेज क्या होता है पहले मैं ये बता देता हूं। यानी फ्रेज तो बताया हुआ है, शब्दों का ऐसा समूह है जिसका ना तो कोई सब्जेक्ट होता है और ना कोई वर्ब होती है और वो वाक्य का हिस्सा होता है, उसे फ्रेज कहते हैं। अब बात करें कि नाउन फ्रेज की बात कर रहे हैं, तो नाउन फ्रेज का मतलब वही होता है अपने पास एक संज्ञा का काम करने वाला, एक संज्ञा का काम करने वाला जो फ्रेज होता है वही नाउन फ्रेज होता है। आप पूछोगे सर ये तो समझ में ही नहीं है, तो मैं समझा देता हूं, एक एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, रनिंग फास्ट इज ए गुड क्वालिटी।
और मैंने लिख दिया यहाँ पे जैसे ही रन्स फास्ट। दो वाक्य लिखे मैंने, एक में लिखा मैंने ही की जगह मैं एक बार नाउन कर देता हूं, जैसे राम रन्स फास्ट। तो राम है वो अपने पास करता है, क्यों? क्योंकि ये काम कर रहा है दौड़ने का काम कर रहा है। और कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो ये तो हो गया एडवर्ब, ये हो गई वर्ब, और ये हो गया अपने पास राम, यानी ये हो गई नाउन। तो ये तो हो गई नाउन, यानी सब्जेक्ट का काम कर रही है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे करता कौन है। तो यहाँ पे करता है रनिंग फास्ट, यानी तेज दौड़ना। ये हो गया ये दोनों, और ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो इसके लिए आई है। तो हेल्पिंग वर्ब से पहले जो आता है वो नाउन यानी सब्जेक्ट होता है, और जो सब्जेक्ट होती है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन होती है। जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन होता है। अब यहाँ पे प्रोनाउन है नहीं, तो ये क्या हो गई? अपने पास नाउन हो गई। अब आप कहोगे कैसे नाउन फ्रेज कैसे है? तो ये रहा एक शब्द, ये रहा दूसरा शब्द। जब दो शब्द यानी शब्दों का ऐसा समूह है जो अपने पास से जिसका ना सब्जेक्ट हो, तो इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, ना उसकी वर्ब होती है तो इसके लिए कोई वर्ब भी नहीं है, तो ये दोनों मिलके अपने पास किसका काम कर रही है? नाउन का कार्य कर रही है। और इसी को अपन नाउन फ्रेज कहते हैं। अब नाउन फ्रेज का यूज करते हुए अपन वाक्य कैसे बनाएंगे? तो ये आपको मैं कहते हैं ना कि एग्जाम्पल देखने पर ही आपको ज्यादा समझ में आता है। मैं आप लोगों की हर एक मानसिकता को समझता हूं भाई, कि बच्चों को कैसे समझाना है, किस तरीके से उनको वाक्य समझ में आएगा। जैसे मैंने एक वाक्य लिख दिया यहाँ पे, ही इज गिल्टी। अब ही confirmed it। भाई अपने पास तीन शब्दों का एक वाक्य लिखा है मैंने, और बहुत आसानी से समझा रहा हूं कि इस वाक्य में आपको एडजेक्टिव देखना है, या एडवर्ब देखना है, कुछ ऐसा शब्द देखना है जिसको अपन नाउन में चेंज कर सकते हैं। अब क्या करना है कि इस वाक्य की वर्ब आपको यूज करनी है। कैसे? ही कन्फर्म्ड। अब क्या कंफर्म किया उसने? इट यानी हिज। अब ये इसके लिए जैसे फर्स्ट है वो यूज कर दिया। क्या यूज किया उसने? क्या कंफर्म किया है? गिल्ट पर्सन, वो जो है ना, वो उसने कंफर्म कर दिया कि मैं ही दोषी हूं। ये बात उसने भी कंफर्म कर दी है। तो यहां पे अपने गिल्टी को क्या कर दिया है? गिल्ट कर दिया है। दूसरा एग्जांपल लिखें तो जैसे माय फादर इज इनोसेंट। यानी ये एडजेक्टिव है भाई कि मेरे फादर है बिल्कुल इनोसेंट है, बेकसूर है। इनोसेंट से जिसको कहते हैं ना, भोला भाला जिसको अपन कहते हैं। एवरीबडी नोज इट। अब इस वाक्य को क्या करना है कि आपको ये नहीं देखना भाई, आपको ये देखना है कि क्या जानते हैं, प्रत्येक कोई क्या जानता है। ये थोड़ा सा टफ लगता है, मुझे पता है, समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन मुझे बहुत आसान लग रहे हैं। लेकिन आपको बिल्कुल उसी आसान तरीके से समझाता हूं कि इस वाक्य को केवल इसको नाउन बनानी है आपको। अब ये इनोसेंट किसकी है? तो मेरे फादर की है। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, ये वाक्य पूरा लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कर्ता अलग है। इसमें कर्ता क्या है? सेम थे तो अपन एक कर्ता लिया था, इसमें कर्ता सेम नहीं है तो अपन ये कर्ता लेंगे कि एवरीबडी क्या जानते हैं? एवरीबडी नोज। अब क्या जानते हैं वो? कि माय फादर्स, और इसको अपन क्या बना देंगे? इनोसेंट। ये तो पजेसिव फर्स्ट बना दिया ना फादर के लिए, यहाँ पे पजेसिव फर्स्ट ही का था, तो यहाँ पे फादर है, फादर का पजेसिव फर्स्ट ही होता है भाई। ये बात ध्यान में रखना है कि इसको एपॉस्ट्रोफी कहते हैं। और इनोसेंट है, इसको अपन क्या बना देंगे? नाउन बना देंगे। तो नाउन बनेगी तो क्या बनेगी? इनोसेंस की स्पेलिंग ये होती है भाई, इनोसेंस। यानी कहने का मतलब एवरीबॉडी नोज माय फादर्स इनोसेंस, यानी प्रत्येक कोई है वो मेरे फादर की इनोसेंस जानता है। अब बात करते हैं और कैसे बनता है। तो और एग्जांपल लिखें
he speaks truly. He speaks truly. Police accepted his speech. His words. अब ये वाक्य क्या है कि टाइम पे दिमाग में बनते नहीं है ना, तो वो बना देते हैं अपन को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको ये समझना है कि अरे सर तो रुक नहीं रहे हैं। सर रुकने का हवाले कहाँ पे है, सर बिल्कुल जानते हैं, लेकिन वो क्या है उस टाइम पे दिमाग में नहीं आता है। तो मैं कह देता हूँ इस वर्ड्स, यानी उसके शब्दों को सुने। तो ही स्पीक्स ट्रूली, पुलिस एक्सेप्टेड हिज वर्ड्स। अब उसके शब्द है वो एक्सेप्ट कर लिए किसने, पुलिस ने। तो पुलिस एक्सेप्टेड। अब यहाँ पे अपने पास इसका पॉजेसिव फर्स्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हिज, और ट्रूली को अपन क्या बना देंगे, नाउन बना देंगे। तो इस ट्रूली की जो नाउन होती है वो होती है ट्रूथ, और वाक्य हो गया कंप्लीट। इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने पास दो सिंपल सेंटेंस को एक नाउन फ्रेज का प्रयोग करते हुए एक सिंपल सेंटेंस बनाना होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और एग्जांपल्स है वो अपन अपने जब एग्जांपल्स सॉल्यूशन करेंगे बहुत सारे, तब अपने इसके बारे में भी एग्जांपल्स सॉल्यूशन कर देंगे। अगर आपके पास एग्जांपल्स हैं ऐसे तो उन एग्जांपल्स को आप सॉल्यूशन कीजिए। और देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है। तो दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस और कैसे बनाएंगे तो अपन आगे बात कर लेते हैं। ये आप मत समझना है कि सर है ना बिल्कुल कम ही एग्जांपल समझाए हैं, और भी बहुत एग्जांपल्स हैं वो समझा देंगे, लेकिन अपने पास क्या ही टॉपिक बहुत बड़ा है और अपन को सॉल्यूशन भी करना है, क्योंकि एग्जांपल अपन अलग वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। ये तो एक तरीका बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से बनाना है। अब आगे वाला जो बता रहा हूँ वो और भी आसान है, ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें। तो वो मैं बता देता हूँ कि एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग करते हुए, एडजेक्टिव फ्रेज। अभी एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, तो एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में अगर थोड़ा सा बताऊं तो एडजेक्टिव किसे कहते हैं, ये पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं। इसको हिंदी में विशेषण कहते हैं भाई, आप लोग जानते भी हो विशेषण। अब आप लोग ये मत समझ लेना कि सर है ना अपन को हम हिंदी में समझा रहे हैं। मैं हिंदी में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि हिंदी में आप बिल्कुल आसान भाषा में समझ जाओगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब एडजेक्टिव फ्रेज किसे कहते हैं, शब्दों का ऐसा समूह जिसका ना तो कोई कर्ता हो और ना ही कोई वर्ब हो, और वो किसी नाउन की विशेषता बता रहा हो, किसी प्रोनाउन की विशेषता बता रहा हो, वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। अब इसको क्या कहें, इसमें अपने पास जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं कि एडजेक्टिव फ्रेज कैसे होता है, कैसे पता चलता है। राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब यहां पर आप देखोगे तो वेरी, एक बार मैं यहां पे एक वेरी और लिख देता हूं, ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तो राम इज ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अब शब्दों का ऐसा समूह है, तो वेरी और इंटेलिजेंट ये वो शब्द हैं जो अपने पास नाउन की विशेषता बता रहे हैं। वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इसकी विशेषता बता रहा है और ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों शब्द अपने पास नाउन की विशेषता बता रहे हैं। इन शब्दों को अपन क्या कहेंगे, इन दोनों शब्दों को एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे, क्योंकि ये नाउन की विशेषता बता रहे हैं। अब बात करते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करना है, कि दो वाक्यों को, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर कैसे अपन इसका एग्जांपल है वो सॉल्यूशन करेंगे, कैसे उसको एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो इसके भी दो ही एग्जांपल लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे। जैसे गोल्ड इज ए मेटल। गोल्ड क्या है, एक मेटल है। अब वो कैसी मेटल है, इट इज ए प्रीशियस, यानी वो एक बहुत ही महंगी है। तो अपन क्या करेंगे, इस एडजेक्टिव का प्रयोग करते हुए अपन इसको एक सिंपल सेंटेंस बना देंगे। इसका अर्थ है कि गोल्ड है वो एक मेटल है, धातु है, ये बहुत ही महंगी है। तो अपन क्या लिखेंगे, जैसे गोल्ड इज ए। अब ये जो धातु है इससे पहले अपन क्या लिख देंगे, ये नाउन जो है ना
इस नाउन से पहले अपन लिख देंगे प्रीसियस। तो क्या लिख देंगे? प्रीसियस, प्रीसियस मेटल। ये लो हो गया कंप्लीट, वाक्य कंप्लीट। यानी दो वाक्यों को जोड़कर एक एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग करते हुए कैसे अपन इसको सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट की एग्जांपल की बात करें तो मैं लिख देता हूं एक, जैसे लैटिन इज ए लैंग्वेज, लैंग्वेज इट इज ए डेड लैंग्वेज। ये लिख दिया अपन ने। अब बात करते हैं कि इसमें जो लैटिन भाषा है वो एक, लैटिन क्या है? वो एक भाषा है और वो कैसे एक मृत भाषा है भाई। तो आपको क्या करना है? आगे वाले वाक्य में एक एडजेक्टिव देखना है। वो एडजेक्टिव क्या है? वो ये रहा डेड। तो अपन पीछे वाले जो अपने शब्द आया है वह क्या है, उसमें अपन नाउन से पहले इसका प्रयोग कर देंगे ए डेड लैंग्वेज। ये हो गया आपका एक सिंपल सेंटेंस एडजेक्टिव फ्रेज को जोड़ते हुए। अगर अपन आगे की एग्जांपल की ओर बात करें तो और एग्जांपल बताएं तो जैसे मोहन इज ए बॉय। एक वाक्य लिखा है मोहन इज ए बॉय और इसके बाद में मैं क्या लिखूंगा? ही इज एन इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट बॉय। तो बस बाद वाले वाक्य का आपको एडजेक्टिव उठाना और पहले वाले वाक्य के लिए जो नाउन आई है उसमें आपको उससे पहले लिख देना है, वाक्य आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा आप समझ गए होंगे। मोहन इज, अब ये ए तो इसके लिए आया है लेकिन अपन इससे पहले अपन क्या लगा रहे हैं? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के लिए अपन क्या यूज कर रहे हैं? एन। तो मैं यहां पे लिखूंगा एन इंटेलिजेंट बॉय। वाक्य हो गया कंप्लीट। यानी कहने का मतलब एग्जाम्पल इस तरीके से समझाए जाते हैं आप लोगों को कि मेरे हिसाब से आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। और समस्या आपकी किसी भी एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, चाहे वो बोर्ड की एग्जाम हो, चाहे आपके कॉलेज की एग्जाम हो, चाहे आपके पास कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे अपने पास फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। मैं गारंटी देता हूं इसकी कि आपका ये वाक्य कोई गलत साबित नहीं कर सकता है। अगर अपन इसके एग्जाम्पल की और बात करें तो जैसे आई bought a cow, it is white। कंप्लीट हो गया। अब अपन ने क्या करना है कि इस वाक्य में जो अपने पास क्या है एडजेक्टिव आया है वो पहली वाली नाउन में किसके लिए आया है? तो ये जो इट जिसके लिए आया है उस इट नाउन के पहले आपको किसका प्रयोग कर देना है? वो एडजेक्टिव का प्रयोग कर देना है। तो मैं क्या लिखूंगा? I bought a white cow। और मेरे हिसाब से एग्जाम्पल बहुत है। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया है तो हम अपने आगे आने वाले वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे, एग्जाम्पल्स दे देकर बिल्कुल इतने एग्जाम्पल लिखवाएंगे कि आप जो आपकी एग्जाम है उसमें उन्हीं में से आपको मिल जाएगा। की वीडियो में बस इतना ही। अपने पास सिंथेसिस ऑफ द सिंपल सेंटेंस है वो कंप्लीट होता है। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो सिंथेसिस पार्ट फर्स्ट और सिंथेसिस पार्ट 2 ऑफ सिंपल सेंटेंसेस आपको देखने हैं। उसके बाद में सिंथेसिस ऑफ द पार्ट थर्ड सिंपल सेंटेंसेस के वो देखना है। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप नीचे वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें ये समस्या है, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आगे की वीडियो के लिए मैं बता देता हूं कि आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को किस तरीके से सिंपल सेंटेंस में बदला जा सकता है। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।